हेलो बेटा, वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे, अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? लास्ट चैप्टर हम क्या कर रहे थे भाई? परसेंटेज। कल हमने परसेंटेज के क्वेश्चंस भी किए थे, उससे लास्ट क्लास भी एक हमने परसेंटेज के क्वेश्चंस की कर रखी है। ठीक है। और आज एक क्लास और परसेंटेज की कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का भी, उसमें से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आज जो है हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो पेरेंट्स नए हमें देख रहे हैं, उनके लिए बता देते हैं कि हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राइस स्पोर्ट्स स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र मीन्स 3rd to 8th क्लास तक के लिए बच्चे की जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, चाहे मिलिट्री स्कूल का हो, चाहे वो नवोदय स्कूल का हो, चाहे गुरुकुल का हो, या फिर राइस स्पोर्ट्स स्कूल का हो। इसके अलावा कोई भी ओलंपियाड अगर बच्चे का होता है, चाहे वो मैथ्स ओलंपियाड हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, या फिर इंटरनेशनल IMO हो, मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो, उस ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। ठीक है। ओलंपियाड के बैचेज अभी स्टार्ट नहीं हुए क्योंकि ओलंपियाड के अभी एग्जाम्स नहीं आने वाले हैं, तो इस रिगार्डिंग अभी जब भी ओलंपियाड की अपडेट आएगी उसके बारे में आपको बता के ना वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपका बच्चा भी 6 to 8, 3rd to 8th क्लास में पढ़ाई कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर ना दे के ऑब्जेक्टिव की तरफ भी उसको माइंड कंसंट्रेट हो, ऑब्जेक्टिव की तरफ भी उसका ध्यान हो, उसकी जो माइंड है वो क्रिएटिव बने, माइंड का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ वो रोट लर्निंग की तरफ ना जाए। ठीक है ना? एक रट्टू तोता जो बोलते हैं वो ना बने, एक स्किल्स जो है बच्चे के माइंड के अंदर वो डेवलप हो। तो ज्वाइन करें हमारे साथ और जोड़े अपने बच्चे को भी साथ में। रूटीन में अपनी क्लासेज होती हैं इवनिंग 5 से 6 बजे तक, तो वो क्लासेज जरूर बच्चे को ज्वाइन करवाएं और बच्चा इससे ग्रूम अप होगा, ब्रशअप होगा, ताकि सब्जेक्टिव की तरफ ज़्यादा ना झुकाव करके ना सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव की तरफ ना जाके वो ऑब्जेक्टिव की तरफ भी तैयारी कर सके। और आने वाले जो ऑब्स्टेकल्स हैं भाई, 12th के बाद तो बच्चे को देना ही है एग्जाम। ठीक है ना? आजकल तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो उस डर को हम यहीं पर ही खत्म कर दे। बच्चा ओलंपियाड देगा, स्कॉलरशिप टेस्ट देगा, तो वहां से भी बच्चे को मोटिवेशन मिलता है जब वो उस पेपर को क्वालिफाई करता है और पेपर को अटेम्प्ट करता है। तो अटेम्प्ट करने का तरीका भी उसको पता लगता है, टाइम मैनेजमेंट भी पता लगता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम बना देंगे कि भाई एक हम कई पेरेंट्स का ये रहता है कि सर अभी छोटा बच्चा है, इसको अभी से ही क्यों, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजंस है, उसके लिए सेपरेट वीडियो हम आपको संडे को बना के देंगे। तो संडे को उस वीडियो को देख लेना आप लोग। अभी इस क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। ठीक है। तो अपने बच्चों को जरूर जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे GR अधिगम क्लासेस फेसबुक पेज है और फेसबुक प्रोफाइल भी है, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, टेलीग्राम पर भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब से तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, डेली अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी अपडेट हम आपको देते रहते हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 12th के बाद जो बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती है कि कौन से एग्जाम्स के फॉर्म निकले हैं, क्या एडमिट कार्ड कब आया है, किस किस तरीके से फॉर्म आपको भरना है, क्या उसमें डिटेल्स हैं, सिलेबस क्या है, इस रिलेटेड सारी चीज़ें हम उसको बताते हैं। ये क्लास को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और आज इस क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज के। कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे। देखो चलो, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ बेटा। ठीक है ना? देखो, मैथ्स जो है आपको देखने से नहीं आएगा। अभी आप सोचो कि मैं मोबाइल लेके बैठ जाऊं और 1 घंटे क्लास में बैठे रहूं कि हाँ सर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है भाई, हो रहा है, बिल्कुल ऐसे सोल्व हो जाएगा। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे बेटा, क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। वो किसी ने कहा भी है ना कि दूसरे के हाथ में तो चीज़ें अच्छी लगती हैं, हल्की लगती हैं, मेहनत तो अपने हाथों से करने में पता लगता है कि कितनी मेहनत का काम है। कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो दूसरा फिजिकल वर्क हो, तो कोई भी काम है दूसरा जब करता है तो हमें आसान लगता है कि ये देखो इजी हो जाएगा। लेकिन जब अपने हाथों से करते हैं, जब हम अपने अपने काम को उसमें करते हैं, तो हमें पता लगता है इसमें कहाँ डिफिकल्टीज आती है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स है। ठीक है। करो, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फिर हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
what percent is 500 grams of 4 kg? 4 kg? Yes, 4 kg. What is the percentage of 500 grams in 4 kg? Of 500 grams in 4 kg मीन्स क्या है कि भाई 4 kg के अंदर जो है 500 ग्राम्स का परसेंटेज का वैल्यू क्या है कि भाई कितना परसेंट जो है वो है कि 500 ग्राम्स है 4 kg के अंदर। तो हम मान लेते हैं x परसेंट है। x परसेंटेज जब मैंने हटाई तो परसेंट का फॉर्मूला ऑफ किसका 4 kg का कितना है 500 ग्राम्स। अब सॉरी 4 जब kg है अपने पास, अब मैं 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं भाई 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं इस 4 kg को 4000 ग्राम में कर सकता हूँ कन्वर्ट। तो 2 जीरो से यहाँ से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x इंटू 40 इज इक्वल टू 500। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 डिवाइड बाई 40। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये 2 से 25 बाई 2 आप इसको कह सकते हो 12.5% है। ठीक है 4 kg के अंदर 500 ग्राम जो है 12.5% है। सभी को समझ में आ गया। इसमें सिर्फ आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें स्टेटमेंट को पहचाना है कि उसने कह क्या रखा है, क्या उसमें गिवन है और क्या आपको निकालना है। समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कार इज 5 लाख रुपीज। ठीक है और आपने को न्यू प्राइस निकालना है इफ प्राइस रिड्यूस्ड बाय 10%। अब देखो भाई इसमें क्या है कि एक कार का ओरिजिनल प्राइस दे रखा है उसको 5 लाख और हमें न्यू प्राइस बताना है। उसका न्यू प्राइस क्या होगा इफ प्राइस रिड्यूस्ड बाय 10%। अगर उसका प्राइस जो है 10% कम कर देते हैं भाई। अब हमें यहां से पता लग रहा है कि भाई इसका जो 10% जो है वो कम होगा। डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं 10% ऑफ। अगर 10% कम हो रहा है तो जो वैल्यू है वो 90% की आएगी। तो हम डायरेक्ट इसका 90% निकाल सकते हैं। 90% ऑफ किसका 5 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 9 5 जा 45 और 4 जीरो आ जाएंगे आपकी। कितना हो गया आपका ये 4,50,000 रुपीज हो गया। कितना हो गया 4,50,000 रुपीज। देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है भाई 10% कम कर रहा है वो प्राइस। तो जो वैल्यू आएगी कार की वो 90% की वैल्यू आएगी ना भाई। टोटल 100% था 10% हटा दिया तो 90% बच के मैंने डायरेक्ट 90% निकाल दिया। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था भाई इसका आप लोग 10% निकालते 10% ऑफ 5 लाख। अब 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000। अब उस 50,000 को इसमें टोटल में से माइनस करते 5 लाख में से 50,000 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई 4,50,000। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट स्कोर 18 मार्क्स आउट ऑफ 25 और दूसरे टेस्ट में लिए सेम स्टूडेंट स्कोर 22 मार्क्स आउट ऑफ 25। ठीक है उसने पूछा कि भाई कितना परसेंट मार्क्स जो है ज्यादा है, किस सेकंड वाले टेस्ट में कितना परसेंट मार्क्स ज्यादा है, किस टेस्ट में ज्यादा है और कितना ज्यादा है। देखो इसका परसेंटेज निकालना है हमें। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे 18 मार्क्स हैं। जब परसेंटेज निकालना होता है फर्स्ट टेस्ट का निकाल रहे हैं पहले। ठीक है यहां तक दिख रहा है ना आपको सभी को। इसके बाद आगे करते हैं। ठीक है ये फर्स्ट वाला निकाल लेते हैं। फर्स्ट के अंदर कितना है भाई स्कोर। फर्स्ट के अंदर स्कोर है 18 तो 18 मार्क्स आउट ऑफ टोटल कितना है 25 और इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। अगर मुझे परसेंटेज गिवन होता तो क्या करता मैं डिवाइड बाय 100। अब मुझे परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। देखो एक चीज देखो परसेंटेज निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है मार्क्स ऑब्टेन मेरे पास जितने मार्क्स आए वो डिवाइड बाय टोटल मार्क्स और इंटू 100। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट।
तो अब जब आप इसको करोगे 25 मुझे 25 फोर ज़ा 100 और 18 फोर ज़ा सॉरी 72% आ गए मार्क्स। फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आए भाई? 72%। अब अगर मैं सेकंड टेस्ट की बात करूं यहाँ पे, अब सेकंड टेस्ट का स्कोर क्या था उसका? 22 और डिवाइड बाई कितने में? 25 में से और इंटू 100 और 25 फोर ज़ा 100 और 22 इंटू 4 88%। ये इसका सेकंड टेस्ट के मार्क्स। अब भाई देखो फर्स्ट में 72 है और सेकंड में 88 है, कितना परसेंट मार्क्स ज़्यादा है? सेकंड टेस्ट में ज़्यादा है। एंड कितना ज़्यादा है? 88 में से 72 माइनस कर दोगे 16% मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है, मोर है। समझ में आ गया? इजी है, क्वेश्चंस हार्ड नहीं है। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी। हमें क्या निकालना है? ए रेशियो बी निकालना है भाई। क्या निकालना है मुझे? ए रेशियो बी निकालना है कि ए रेशियो बी क्या आएगा। मुझे दे रखा है 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी। ए का जो 15% हो बी की 20% के बराबर है, ठीक है। देखो क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी। भाई यहां से 100 से 100 कैंसिल आउट, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, तो 3 इंटू ए इज इक्वल टू 4 इंटू बी। मुझे ए रेशियो बी निकालना है ना, ए बाई बी इज इक्वल टू, ये 4 इधर रहेगा और डिवाइड बाई ये आ जाएगा इधर 3, तो ए रेशियो बी क्या आ गया मेरे पास? 4:3। क्लियर हो गया? कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि ए के साथ 3 है तो ए को 4 क्यों लिखा फिर आपने? जब हम ए अपॉन में बी जब लेके आएंगे इसको, इस बी को अगर मैं डिवाइड में लेके जाऊंगा इधर, तो 4 इधर है और ये 3 इधर, इसके डिवाइड में चले जाएगा फिर 4/3। अब यहाँ पे इसको क्या कर दोगे? ए रेशियो बी निकालना है, ए बाई बी को आप लोग ए रेशियो बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 4:3 आ गया यहाँ से। समझ में आया? समझ में आ गया भाई? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, x परसेंट ऑफ 90 इज इक्वल टू 60। कि भाई 90 का कितना परसेंट जो है 60 है, 90 का कितना परसेंट जो है 60 है, तो हम मान लेते हैं x परसेंट है भाई। x बाई 100 ऑफ 90 इज इक्वल टू 60। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 10 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 600 डिवाइड बाई 9, 3 3 जा 9 और 3 से 300, 3 से 2 पे जाएगा ना, 200/3। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 200/3। 3 से काटोगे, 3 6 18, 3 6 18, 6 66.6% आ गया, ठीक है। कितना आ गया भाई? 66.6%। अब बताओ हार्ड एंड क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आपको बेटा क्या ध्यान रखना है कि कोई भी जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक कैलकुलेशन का ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, फॉर्मूले का याद रखना, ठीक है। और भाई जो भी बच्चे नवोदय के फॉर्म भरना चाहते हैं, नवोदय के फॉर्म निकल सके आपको पता होगा ना, तो नवोदय के फॉर्म जो भी बच्चा भरना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवा लें, ठीक है। और जिसको नहीं पता है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, हमने 2 दिन पहले ही वीडियो डाली है, उस वीडियो को जरूर देख लें। नवोदय विद्यालय की पूरी जानकारी उसके अंदर है, तो वहाँ से अपना डिटेल्स देख लेना, क्या क्या है वो पता लग जाएगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो उसने कहा मोहन हैज 20% मोर मनी देन श्याम, और श्याम के पास कितने हैं? श्याम हैज
500 रुपीज़। श्याम के पास कितने रुपए हैं? 500। तो हमें किसका निकालना है? मोहन के पास कितने रुपए वो निकालना है बेटा। अब भाई उसने कहा 20% ज़्यादा है, किससे? श्याम से। श्याम के पास कितने? 500। तो 500 से 20% ज़्यादा। तो अगर मैं 500 का 20% निकाल दूं और 500 के अंदर ऐड कर दूं, या फिर 120% ऑफ 500 निकाल दो, तो वही आएगा। देखो इसको 20% ऑफ 500 निकालोगे जब आप, 20% के लिए 100 इंटू 500, 0 से 0, कितना आ गया भाई? 100 रुपीज़ आ गए। तो 100 रुपीज़ ज़्यादा है, तो मोहन के पास कितने हो गए? 500 प्लस 100, 600 डायरेक्ट। ठीक है, इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसका। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चंस और हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, मोहन इनकम, एक इनकम वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं भैया। इज 25% मोर देन सोहन इनकम। जो मोहन की जो इनकम है वो 25% ज्यादा है किससे? सोहन की इनकम से। तो आप बताइए कि व्हाट परसेंट ऑफ इनकम इज लेस, एक मिनट इसको सही से लिखते हैं। मोहन इनकम इज 25% मोर देन सोहन इनकम, सोहन इनकम, देन सोहन इनकम is how much less than मोहन इनकम। क्या समझे इससे? देखिए, मोहन की जो इनकम है वो सोहन की इनकम से 25% ज्यादा है। कितना क्लियर हो? एक चीज, एक लाइन क्लियर होगी इसमें कि मोहन की इनकम जो है 25% ज्यादा है। अगर मान लो सोहन 100 रुपए कमाता है तो मोहन कितना कमाता है? 125 रुपीज। कितना क्लियर हो गया? अब उसने पूछा कि देन सोहन इनकम इज हाउ मच लेस देन मोहन इनकम, कि भाई मोहन की इनकम से सोहन की इनकम जो है कितनी कम है। अब कई बच्चे क्या कहेंगे, सर 25% कम है, भाई उसकी 25% ज्यादा है तो वो 25% कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, यहां पे आप लिखो मोहन की इनकम और यहां पर सोहन की इनकम, पहली वाली लाइन के लिए हम मान लेते हैं कि सोहन कितने रुपए कमाता है? भाई 100 रुपए कमाता है। कितने रुपए कमा रहा है वो? अर्न कर रहा है वो 100 रुपीज। तो मोहन की कितनी हो गई? 25% ज्यादा। यहां से 25% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है। तो सीपी हो जाएगा यहाँ पे बेस। तो कितना हो जाएगा? 125। अब ये 125 आया कहां से? ये देखो, 25% ज्यादा है किससे? इससे। तो 100 और इंटू 100, कितने रुपए बढ़े भाई? 25 रुपीज बढ़ गए। तो 25 रुपीज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। कितना क्लियर हो गया? अब हमें क्या निकालना है कि सोहन की जो इनकम है मोहन से कितनी कम है। अब मोहन की इनकम फिलहाल कितनी है? 125, और सोहन की कितनी है? 100। तो ये जो है इससे कितनी कम है? ये जो है इससे कितनी कम है? 25 कम है। किससे? इससे। तो बेस यहाँ पे 125 आएगा, ना कि 100। इस चीज का ध्यान रखोगे। इंटू 100, तो 20 में से 5 जा और 5 से 20, कितना परसेंट कम है भाई? 20% कम है। ये चीज क्लियर हो गई ना? कितना परसेंट कम है? 20% कम है। देखो एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग गलती करते हैं। उसने पूछा कि भाई मोहन की इनकम जो है सोहन की इनकम से 25% ज्यादा है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई सोहन जो है 100 है तो मोहन 125 हो गया। अब ये 125 आया कहां से? ये 125 आया कि भाई उसका कितना ज्यादा है? 25 अपॉन किससे ज्यादा है? 100 से। अपॉन 100 हो गया। अब इसमें तुम्हें क्या करना है? कितनी कम है? तो भाई 125 से 100 है, कितनी कम है? 25। अब 25 किस में से कम है? तो 125 में से कम है, यहाँ पे 100 में से कम नहीं है। 100 तो पहले ही है, 125 में से कम है। इंटू 100% निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। देखो 25% ज्यादा थी और 20% कम है। ठीक है ना? इन क्वेश्चंस को देखो, फिर आगे और क्वेश्चंस करवाते हैं आपको। ठीक है, एक बार देख लो, इनको कर लो। हो गया भाई? अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
इसी क्वेश्चंस के बिहाफ पे एक क्वेश्चन और आप लोग करना कि राम की जो इनकम है वो श्याम की इनकम से 40% ज्यादा है। कितना क्लियर हुआ? राम की जो इनकम है श्याम की इनकम से 40% ज्यादा है। मैं यहां पे आपको क्वेश्चन लिख देता हूं एक। आप लोगों का जो होमवर्क है पर वो बताता हूं क्वेश्चन आपका। राम इनकम is 40% more than श्याम इनकम, ठीक है। देन श्याम इनकम is how much less than राम इनकम। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई राम की जो इनकम है वो श्याम की इनकम से 40% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम जो है राम की इनकम से कितनी कम है। सेम इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका कितना परसेंट आ रहा है, ठीक है। और नवोदय विद्यालय की जो बेटा बात रही, डिटेल वीडियो मैंने आपको दे रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और एक आपको बात और बता देते हैं, अभी समय बेटा पढ़ लो, बाद में समय चले जाएगा तो समय बड़ा बलवान होता है, पता है ना। किसी ने कहा भी है कि समय की कदर कर लो, अदरवाइज समय फिर आपकी कदर नहीं करेगा। क्योंकि आप जब पढ़ाई का समय है उस समय पे फिर आप खेलने लग रहे हो, तो जब आपका कमाने का समय रहेगा उस समय फिर आप अलग से मेहनत करोगे। तो मेहनत तो देखो करनी है, मेहनत जो है ना करनी पड़ेगी आपको, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी, मेहनत और रूटीन में मेहनत, कंसिस्टेंसी, इसके साथ में एक चीज और बेटा ऐड कर देते हैं, स्मार्ट वर्क। क्योंकि देखो के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है बेटा कि आप लोग बस उसमें लगे पड़े हैं काम के, ये नहीं हो सकता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप उसको एक स्मार्ट तरीके से पूरा, आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए उस चीज का। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसका आपको प्लस ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि भाई आप इसमें क्या करना है, हमें, हम अभी कहाँ हैं, हमारे पास इतना काम है और हमें यहाँ तक पहुंचाना है, इतना समय हमारे पास। तो फिर आप उस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है ना। ये जब आप लोग करते हैं सफलता, जब आप लोग हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है ना, और कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करेंगे, कोई भी काम हो, और स्मार्ट वर्क उसके साथ ऐड करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। और आपके जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कभी सोचो कि हमें तो कुछ आता नहीं है, नहीं। रूटीन के अंदर आप लोग 1 घंटा, ज्यादा नहीं कह रहा, 1 घंटा अभी रूटीन के अंदर आप दो, हमारे साथ साथ मैथ्स की काम करते रहो। कोई भी नहीं रोक सकता है बेटा आपको सिलेक्शन करने से, ठीक है ना। सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, आप आराम से सैनिक स्कूल निकाल लोगे, ठीक है। रेवाड़ी के अंदर भी आ जाएगा, या जहां भी आप अपना होम स्टेट है वहां से आप लोग आराम से कर सकते हैं। और किसी ने बेटा एक बड़ी अच्छी बात कही है, क्या कही है, ये आप लोग दोस्ती निभाते हो ना, मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, जिगर का टुकड़ा। कुछ नहीं है बेटा, ये एक समय तक ही आप लोगों के साथ है। जिस दिन आपके पास परेशानी खड़ी हुई, आपके साथ परेशानी आई ना, सारे भाग जाएंगे। तो अपना समय जो है उन चीजों के ऊपर लगाएं जो समय आने पर आपका साथ दे सकें। क्या समझे? अपना समय उन चीजों पर लगाएं जो समय आने पर आपका साथ दे सकें। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनको समय दो। ऐसा नहीं है कि मोबाइल के अंदर लगे, कई बच्चे रहते हैं स्कूल से आए, खाना पीना खाया, काम किया और बस लगे पड़े हैं मोबाइल के अंदर। अरे पेरेंट्स के पास बैठोगे तो बेटा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक स्टोरी है, बताएंगे आपको। एक स्टोरी है बेटा, क्या होता है कि एक लेडी टीचर होती है और उसके हस्बैंड होते हैं। तो लेडी टीचर जो है स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब कर रही होती है, ठीक है। और जो उसका हस्बैंड है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है। तो एक दिन वो क्या हुआ कि जो लेडी टीचर है वो घर पे बच्चों का ना होमवर्क चेक कर रही थी, टेस्ट लिया था बच्चों का।
और टेस्ट किस चीज़ का लिया था, उन्होंने क्लास में बोला कि बेटा माई विश के ऊपर ना आप लोग कुछ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कोई भी माई विश जो आपकी विश है वो लिखेंगे। तो बच्चों के चेक करने लग रही थी वो, तो एक पेपर उसने चेक किया तो उसको चेक करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए बेटा। और वो आंसू आ गए तो उसके हस्बैंड बैठे थे मोबाइल में कुछ काम कर रहे थे, उसने देखा, पूछा उनसे कि क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया तुमने कि तुमने तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए। तो वो बताने लगे कि मैंने बच्चों को एक टास्क दिया था, एक काम दिया था कि भाई आप लोग अपनी माई विश के ऊपर ना कुछ ऐसे लिखे, कुछ लाइंस लिखे। तो एक बच्चे ने लिखा और वो मैं पढ़ के आंखों में आंसू आ गए। बोला क्या लिखा है बच्चे ने, तो उसने बताया कि बच्चे ने लिखा है कि मैं, अगर मेरी विश होती तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे घर से सारे स्मार्टफोन ही गायब हो जाएं। ये बड़ी अजीब सी विश थी, सारे स्मार्टफोन गायब हो जाएं। भाई स्मार्टफोन जो है टेक्नोलॉजी और स्मार्टनेस लाने के लिए ही तो थे कि भाई आपस में रिश्ते जुड़े, लेकिन बच्चा ये कह रहा है कि सारे स्मार्टफोन ही गायब हो जाएं। बोला ऐसा क्यों। तो ऐसा जब बातें चल रही थी तो वो और ज्यादा रोने लगी। जब उसने पूछा कि अब क्या हुआ, तो उस लेडी टीचर ने बोला अपने हस्बैंड को कि ये पता है आपको किसने लिखा है। बोला किसने लिखा है, तो उसने बताया कि ये हमारे गोलू ने लिखा है, कि ये जो नोट है ये हमारे गोलू का है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि स्मार्टफोन जो है ना, कि बच्चा देखो कहाँ तक सोच पा रहा है, कहाँ तक उस चीज को फील कर पा रहा है कि भाई सारे पेरेंट्स जो है, मेरी मम्मी जो है वो मोबाइल में लगे रहती है, पापा जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, बच्चों को समय दे ही नहीं पा रहे हैं, बच्चा अकेला है, बच्चा सफोकेशन के अंदर है, खुद ही अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है। अब उसका डेवलपमेंट कहाँ से होगा जब पेरेंट्स हैं वही मोबाइल्स के अंदर लगे रहेंगे, उसके बच्चे के दादा दादी हैं वो मोबाइल के अंदर लगे रहेंगे, कहाँ से बच्चा कर पाएगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मोबाइल का यूज करो, अच्छी बात है, लेकिन उतना यूज करो जितना सफिशिएंट है, इतना नहीं कि अपने बच्चे को ही साइडलाइन कर दें। क्योंकि मोबाइल जो है कनेक्शंस बनाने के लिए थे कि मोबाइल जब रहेंगे तो हम लोगों से जुड़ेंगे, लेकिन हम मोबाइल के अंदर इतने लीन हो गए कि हम अपने ही बच्चों से दूर होते चले गए, हमारे बच्चे ही हमसे दूर हो गए। तो कहने का मतलब ये है मोबाइल का यूज करें, लेकिन उतना ही यूज करें जितना आपका सफिशिएंट है। ज़्यादा मोबाइल के चक्कर में नहीं पड़ना है बेटा, क्योंकि देखो मोबाइल से अच्छी दुनिया एक और भी है। आप लोग अपने दादा दादी के पास बैठें तो वो बताएंगे आपको, ठीक है, कि उनके समय में क्या होता था। और ये चीज़ पूछा करें आप लोग, जब आप लोग इसको पूछेंगे ना तो आपको पता लगेगी कि भाई आपके जो पेरेंट्स का जो समय था या आपके दादा दादी का जो समय था वो जनरेशन्स का गैप अलग अलग है, ठीक है। जनरेशन्स के टाइम में जो चीज़ें अलग थी, अभी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन आने लग रही है, टेक्नोलॉजी आने लग रही है, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नई नई चीज़ें आएंगी। लेकिन पहले वाली चीज़ें नहीं पता है तो वो अपने दादा दादी अपने मम्मी पापा के साथ बैठोगे तो पता लगेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस हो गई हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, उसके कुछ फॉर्मूलाज करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मोबाइल का यूज़ करो लेकिन काम काम के लिए, ऐसा नहीं कि हम लोग गेम खेलने लग रहे हैं मोबाइल के अंदर। बेटा फिजिकल गेम खेलें, मोबाइल के अंदर ज़्यादा गेम ना खेलें, ठीक है ना। और 10-15 मिनट के लिए अगर खेलना भी है मोबाइल के अंदर तो आप लोग कुछ वर्ड गेम्स खेलें कि आपकी जो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स हैं, वो बनाने आपको भी आ जाए, ठीक है। ओके बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना बेटा, ठीक है। थैंक यू।